वेलकम टू सराव की क्लासेज। वीर विद्यार्थियों, हम रेट लेवल फर्स्ट में स्पेशली जो सजीव जगत है, लिविंग बींग्स, कल जो हमने अध्ययन किया उसके उसी क्रम में आगे की ओर। हालांकि इसमें लेवल सेकंड में जो साइंस के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो अन्य जीके कंपटीशन वगैरह देते हैं उन सभी के लिए है। लेकिन फोकस मेरा इन वीडियो अभी जो 5-10 वीडियो देने का है वो एक लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को जो एनवायरनमेंट में पूर्ण साइंस के जो टॉपिक हैं उनको बिल्कुल बारीकी से एक भी प्रश्न उनमें बाकी नहीं रहे। तो हमने पूर्व में जो पढ़ा उसके क्रम में आगे कि सो मेनी स्पीसीज आर फाउंड इन आवर यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी तल पर बहुत सारी जातियां पाई जाती है। यानी कि जब अध्ययन चल रहा था अरस्तु का, उस समय 10 लाख जातियां थी। तो हम बोलते भी हैं कि हमारे 84 लाख योनियां होती है अलग अलग। तो हाउ कैन स्टडी देम? तो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के बारे में सोचा। क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डू वी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? तो सो मेनी स्पीसीज आर फाउंड ऑन अर्थ, हाउ कैन स्टडी देम? सो बाइफरकेट देम, हम उनको क्लासिफाई करते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में जो हमारे ग्रीक दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक में भी तब्दील हो गए थे, एरिस्टोटल महोदय, जिनको शुद्ध हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ये ग्रीक दार्शनिक थे। 384 से 300 बीसी बिफोर क्राइस्ट इनका कार्यकाल था। समानताओं विभिन्नताओं के आधार पर अरस्तु ने 2 मुख्य भागों में जंतुओं को बांटा। एनाइमा का मतलब जिनमें आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल है, इंसेक्ट्स जो भी है हमारे, उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती और जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं। दूसरा उनका इनेमा, जिनमें आरबीसी पाई जाती है, मानव और जो मछलियां हैं। इस प्रकार से समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर एरिस्टोटल महोदय ने इस वर्गीकरण की शुरुआत की थी इस कार्यकाल के अंदर। उसके बाद में मतलब जो है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, सर्वप्रथम गैस्पर्ड बाइन ने 1735 के अंदर अवधारणा रखी। लेकिन उसी द्विनाम पद्धति का श्रेय यानी कि विस्तृत विवरण स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का जो कार्यकाल है 1707 से 1778, इस समय के अंदर इनके द्वारा अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, जो उनका 10वां संस्करण था, उसमें द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति का प्रथम गैस्पर्ड बाइन ने और सिस्टमा नेचुरी के माध्यम से मतलब जो है स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस प्रकार से हमें, और उन्होंने जो द्विनाम पद्धति में कहा कि फाइलम और मतलब जो है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से अलग अलग अध्ययन किया। जो हम हायर हमारे बीएससी और एमएससी के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बहुत, लेकिन यहाँ हम उतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो आप 7th क्लास में जंतुओं का प्रमुख समय पाठ पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर जो जंतुओं की मतलब जो लक्षण और उनके गुणों वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, वो आपको आत्मसात होना चाहिए, पक्के से आपको आना चाहिए। तो इस क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पृष्ठवंशी है, पृष्ठवंशी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पहले, जो हमारा पहला वीडियो था सजीव जगत का, उसी में हम पृष्ठवंशी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृष्ठवंशी को उन्होंने कहा कि प्रोटोकोर्डेटा, यानी कि मैटर रूप से एक्रेनिया और क्रेनिया होता है। तो जो एक्रेनिया है उसमें प्रोटोकोर्डेटा है, यानी कि निम्न कोर्डेट जो थोड़े विकसित नहीं हुए हैं, जिनमें नोटोकोड में कुछ उस वर्टिबल से कुछ चेंज है, तो उनको प्रोटोकोर्डेटा नाम दिया गया निम्न कोर्डेट्स के रूप में। और प्रोटोकोर्डेटा को 3 अलग अलग भागों में बांटा, उपसंघ बनाए, यानी हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। तो जो हमारा हेमिकोर्डेटा है उसमें बैलेनोग्लासस उसका एग्जांपल है। यूरोकोर्डेटा में हर्डमेनिया, हर्डमानिया एक ही बात है, कंफ्यूजन है हिंदी इंग्लिश वर्जन में। सिफेलोकोर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा। तो यानी कि प्रोटोकोर्डेटा जो निम्न कोर्डेट्स है उनको 3 उपसंघ में बांटा गया। फिर जो पृष्ठवंशी का दूसरा नाम है क्रेनिया, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठवंशी कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो संपूर्ण उच्च पृष्ठवंशी को उन्होंने कहा एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा में तो उदाहरण दिया लैम्प्री साइक्लोस्टोमा, है ना। और नेथोस्टोमेटा में उन्होंने 5 क्लास बांटी, जो अपन मेजर रूप से पढ़ते हैं, पिसीज या मत्स्य मछली वर्ग, दूसरा एम्फीबिया,
तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एविज, पांचवा मैमलिया। अब इन नेत्रस्टोमेटा की जो 5 संघ है उनको हम अलग अलग तरीके से उनके गुणों के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं पिसीज वर्ग, जिसे मत्स्य वर्ग कहते हैं, मछली वर्ग कहते हैं। देखिए अब मछलियों का शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, और इनका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, द्विकोष्ठी होता है। सल्क स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द फिश, टेल एंड फिन्स आर फाउंड बॉट शेप्ड, है ना। और इनमें जो उदाहरण है, सी घोड़ा, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका दूसरा नाम हिप्पोकैम्पस, और दरियाव घोड़ा भी होता है, दरियाई घोड़ा या दरियाव घोड़ा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आपसे बोले दरियाव घोड़ा जो है किससे रिलेटेड है, तो पिसीज से है, मछली है। घोड़ा है तो इसका मतलब नहीं कि आप उसको जो है मैमल मान ले, वो घोड़े नुमा उसकी आकृति है, इसलिए उसको दरिया घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। कुत्ता मछली, कुत्ते के जैसी उसकी आकृति है, इसलिए इसको कुत्ता मछली कहते हैं, लेकिन स्कोलिडोन होता है, डॉग फिश कहते हैं। फिर होता है टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रोड, वीणा के आकार की, आपने देखा किताबों में 7वीं क्लास में, 5वीं क्लास में आपको दिखाई देती है। तो इलेक्ट्रिक रे, जिसको विद्युत मछली बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नाम टॉर्पीडो है। टेरोइस, जिसे स्कॉर्पियन, बिच्छू जैसी आकृति की मछली होती है। काइमीरा, लेबियो, जिसे कॉर्प मछली बोलते हैं, उड़न मछली, एक्सोसिंटम होता है। तो इस प्रकार से इन पिसीज या मत्स्य वर्ग को आपको दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि आपने मछली की आकृति इस प्रकार से बना दी, ये मछली बन गई। आप देख रहे हैं, ये मछली 1 मिनट में, और ये आंखें उसकी उभार ऊपर की ओर होती है, और ये सल्क, ये सल्क। तो ये कोई हार्ड चीजें नहीं होती है, लेकिन अपने को उसके पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये आपके टेल एंड फिन्स, ये टेल है, कहीं कहीं 2 बार है तो, और यहाँ पे ये इसकी आई होगी, ये स्केल्स हो गए, ये टेल होगी, और ये फिन्स हो गए। क्या हो गए, फिन्स, ये भी फिन्स। ये आपने मछली का आकार देखा कि मछली नौकाकार है, पूंछ पाई जाती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आंख ऊपर की ओर होती है। तो कहने का मतलब हर चीज हमें, और ये 3री क्लास में आता है, 4th 5वीं में आता है। एक नवचर का बनाइए, एक जलचर का नामांकित चित्र बनाते, सचित्र वर्णन कीजिए। यू हैव लर्न इन 3rd and 5th क्लास। तो आपके दिमाग होना चाहिए कि हमें कैसे पिसीज वर्ग को बिल्कुल क्लियर करना है, और बहुत सारे उदाहरण आपको आने चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। यदि आपको 8th क्लास तक का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो लेवल 1st में डीएलएड पास स्टूडेंट को कैसे हमारी सरकार आपको टीचर के रूप में नियुक्त कर दे। दूसरा आता है एम्फीबिया, जिसे हम एम्फीबिया, जैसे होता है ना एम्फोटेरिक साल्ट, उभयधर लवण, इसी प्रकार से यहाँ एम्फीबिया यानी उभयचर, जो जल में और थल में, जमीन भाग पे और जल भाग दोनों पे आते हैं, उनको उभयचारी, उभयचर कहते हैं। द्विपार्श्व राणा टिग्रिना, जो भारतीय मेंढक है, आप देखिए बीचों बीच इसमें हल्के तोरुफुला रंग की रेखा होती है, जिसका मतलब होता है कि शरीर 2 भागों में बड़ा होता है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। गद्दीदार पैर, आगे के हाथ होते हैं, उनमें गद्दियां पाई जाती है, जो मैथुन के समय वो मादा को पकड़ सकता है मेंढक, और वैसे भी किसी चीज को पकड़ने के लिए उन गद्दियां काम आती है। पीछे वाले जो पश्चिमाद है, उनमें झिल्लियां पाई जाती है कि तैरने में उसे मदद मिलती है। पश्चिमाद में आंखें ऊपर की ओर, जिसे उसको अपने शत्रु को या अपने भोजन को आसानी से देख सकता है। तो इस प्रकार की जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एम्फीबियंस के होते हैं। इनके उदाहरण है इक्थियोपिस, सांप की तरह कुंडली बना के बैठ रहता है, वो इक्थियोपिस है। सैलामेंडर, जो छिपकली के जैसा अपने को दिखाई देता है। नेक्टुरस, मेंढक, मेंढक में राणा टिग्रिना, भारतीय मेंढक को राणा टिग्रिना नाम से जाना जाता है। टोड, मेंढक जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें हल्का कालापन ज्यादा होता है। हाइला, जो कि पेड़ों के ऊपर भी मतलब जो है चढ़ जाते हैं। तो ये उदाहरण जो है एम्फीबिया के थे। फिर आता है रेप्टिलिया, जिसे हम सरीसर्प वर्ग कहते हैं। क्रीपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जंतु, है ना। इसमें सम आर बरोइंग, सम आर नॉट बरोइंग। कुछ बिल में रहते हैं, सांप बिल में रहता है, और जो छिपकलियां होती है वो केवल घूमती रहती है। सर्दी आती तो मकान में चौखट होती है, खिड़कियां होती है, इनमें घुस जाती है, तो ज्यादा बिल वाली बात नहीं, छिप जाती है, पहले बोर्ड वोर्ड के पीछे बैठ जाती है, सर्दी लगती है इसलिए। सिर धड़ पूंछ, यानी शरीर 3 भागों में होता है, हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर धड़ और पूंछ में शरीर भाई होता है। सल्क पाया जाता है इनमें भी, और निर्मोचन, मॉल्टिंग की क्रिया करते हैं, कि जो सर्प होता है साल में 1 या 2 बार निर्मोचन करता है। सांप की केचुली सूप होती है, दिखाई देती है। सर्प क्या करता है, जो ये अभी सर्दी के बाद बाहर आएगा, तो अपनी जो इसमें सर्दी के दिनों में अंदर रहता है बिल में, तो उसमें
कैचुअली डेवलप हो जाती है। और कैचुअली का मतलब होता है अंधा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं उसे या बहुत धुंधला दिखेगा, तो क्या करेगा, बाहर आकर के जोर लगा करके पत्थर के बाहर वो अपनी कैचुअली को दीवार के सारे या किसी पत्थर से अपने शरीर को मोटिवेट करके उसको हैच आउट करता है, छोड़ देता है। तो ये निर्मोचन क्रिया कहलाती है जो सरीसृपों में होती है। आपसे ऐसा ही पूछा है कि कौन से इन वर्गों में, कौन से वर्ग में निर्मोचन क्रिया होती है, तो सरीसृप में जो सांप है ये निर्मोचन की क्रिया करता है। अंग्रेजी वर्जन है मॉल्टिंग। तो उसमें एक तो कछुआ इसका उदाहरण है, टॉर्टोइज, इसको अपन हेयर एंड टॉर्टोइज कहानी आपने सुनी होगी। फिर आता है टर्टिल, जो जल का कछुआ होता तो वो भी कछुआ, ये भी कछुआ, लेकिन ये जल में लेकिन रेंगने वाला, इसलिए इसको टर्टल कहते हैं। लेकिन जब बात दूसरी आएगी तो ये जलीय जंतु है। घरेलू छिपकली जो हमारी लिजर्ड है वो मतलब रेप्टाइल में आती। गिरगिट, कैमलियन, एक बात ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, आपने यहाँ पढ़ा गिरगिट, मैंने आपको गिरगिट बता दिया, वहां आता कैमलियन, अंग्रेजी में CHAM है ना, LEON कैमलियन लिखा है, और वही हिंदी में भी कैमलियन लिखा है। अब आपने देखा यार हमने तो कैमलियन तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो गिरगिट पढ़ा है। तो गिरगिट का अंग्रेजी नाम ही कैमलियन है और उसको हिंदी में भी वही लिख देते हैं। आजकल नए जो पेपर सेटर है या जो नए प्राध्यापक है या शिक्षाविद है, गिरगिट का नाम यदि दिमाग में नहीं आता है तो कैमलियन लिखते। तो आपकी कंसेप्ट लीजिए। उड़न छिपकली जिसको ड्रैगन भी बोलते हैं, है ना, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कोबरा, वाइपर, क्रेट, मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, तो ये सारे सरीसृप हैं, है ना। ये ध्यान रखें आप कि बहुत सी बार क्या होता है, अपन घड़ियाल पानी के किनारे, अपन उसको एम्फीबियन समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है भाई। वो मतलब पानी में है या बाहर है, लेकिन वो रेप्टाइल है क्योंकि वो रेंग के चलने वाला जंतु है। फिर आता है एवी, पक्षी वर्ग। पक्षी वार्म ब्लडेड होते हैं अपनी तरह, जब भी तो सर्दी में भी सर्वाइव करते हैं, बाकी वो सब शीत तापी होते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो एवीज कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। हॉलो बोन्स, हड्डियां खोखली होती है, उसे आसानी से उड़ सकते हैं। विंग एंड वेदर्स पाए जाते हैं, बीक पाई जाती है ना। तो ये पक्षियों के गुण होते हैं, है ना। और उसमें जो पक्षियों में शतुरमुर्गों की भी पक्षी तो है, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे कि ये उड़नहीन है, नपचर नहीं है ना, तो ये पढ़ेंगे अपन आगे। शतुरमुर्ग और कीवी तो मतलब पक्षी है ही है, बाकी जितने भी कबूतर है, मैना है, चिड़िया है, तोता है, मोर है, मुर्गा है, ये सब क्या है, पक्षी है। बहुत सारे पक्षी जिसका आप नाम मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रहते तो उनको ड्राइंग में और किताबों में रहता है, बहुत सारे नाम आपको याद हो जाते हैं क्योंकि बुक्स के अंदर उनके डायग्राम रहते हैं। तो किसी भी पक्षी को पहचानना आसान काम है। फिर आता है मैमलिया, जिसे हम स्तनधारी वर्ग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, मैमल्स आर डिवाइडेड इन 3 सब क्लासेस, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया का मतलब था अंडे देने वाले स्तनधारी। ऑस्ट्रेलिया इज द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही प्रोटोथीरियन पहले डेवलप हुए थे और आज भी वहीं के प्राणी हैं। तो प्रोटोथीरिया में मतलब एग लाइंग मैमल्स है, अंडे देने वाले स्तनधारी। तो एक तो एकिडना उसका उदाहरण है, एकिडना को स्पाइनी एंड टीटर भी बोलते हैं। एक डकबिल प्लेट, वी हैव लर्न इन 7th क्लास, जंतुओं के प्रमुख समय जो पार्ट है वहां पे प्रोटोथीरिया का उदाहरण आपने पढ़ा, डकबिल एंड प्लेटिपस। और एक आता है ऑर्निथोरिंकस। तो इस प्रकार से कभी कभी आता है एकिडना है। अब आपको मैमल, एवीज वहां सब लिखा होगा, आपको राइट करना है कि जो हमारा डकबिल प्लेटिपस है वो मैमल है ना, अंडे देने वाला स्तनधारी है। एकिडना है एक मैमल है। और प्राचीनतम है यानी कि सबसे पहले इनका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक होते कंगारू, ये भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, प्रोटोथीरिया भी। तो मेटाथीरिया में कंगारू के साथ एक उदाहरण और है ओपोसम, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ओपोसम, बहुत सी बार कंगारू नहीं दिया, कंगारू सबको याद होता है, अनपढ़ को पढ़े हुए को कि भाई ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, जगह जगह आता है, टीवी में कहीं भी अपन देखते हैं, लेकिन ओपोसम दे दिया तो आपको ये भी याद रखना है कि ओपोसम भी मेटोथीरिया का उदाहरण। यूथीरिया, यूथीरिया में जितने भी यंग वंस जन्म देते हैं, जो वेल डेवलप मैमल्स होते हैं, जन्म के समय आंख, नाक, कान, त्वचा पाए जाते, स्तनपान करते हैं, वो सब यूथीरियन है। चमगादड़ यानी बैट से लेके ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, नाम उसका व्हेल मछली है, लेकिन वो एक मैमल है। और गाय, कुत्ता, घोड़ा, मानव, जितने भी शेर, ये सब यूथीरियन है। तो इस प्रकार से हमने मैमलिया के पढ़ा। अब ये हुआ जो वर्गीकरण हमने पढ़ा वो विकास के आधार, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एनिमल्स का क्लासिफिकेशन था। अब आता है इन्हीं एनिमल्स को हैबिटेट के आधार पर, आवास के आधार पर हम कैसे क्लासिफाई करें। ड्वेलिंग प्लेस जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ। तो जो इनका निवास स्थान है, नेटिव प्लेस है, वैसे जो संसार के जो जीव अपन ने विकास के आधार पे पढ़े उनको हमने आवास के आधार पे बांट रहे हैं। कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिनको स्थलीय प्राणी कहते हैं, स्थलचर कहते हैं, कि जन्म स्थल पे लेते हैं और स्थल पे अपना विचरण करते हैं। लेकिन उसमें 2 कैटेगरी, एक तो हाथ पैर वाले। अब जैसे छिपकली है तो रेप्टाइल में, लेकिन यहाँ जब बात करेंगे आवास के आधार पे तो वो हाथ पैर वाली है, इसलिए वो स्थलचर प्राणी है। और बिना हाथ पैर में सांप, सांप जो है वो उसके हाथ पैर नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं होते तो वो विदाउट लिम्स है।
फिर आता उभयचर। उभयचर का मतलब जो मैं पहले बता चुका हूं, जल एवं थल में पाए जाते हैं। तो जितने भी उभयचर प्राणी हैं वो मतलब जो है आवास के आधार पर, जैसे आपसे पूछा जाए सैलामेंडर है उभयचर है, इक्तियोपस है उभयचर है, मेंढक है उभयचर है, टोड आइला उभयचर है। नभचर या पक्षी की बात आती है, लेकिन पक्षियों में वो पक्षी नहीं आएंगे जो नभ में विचरण नहीं कर सकते, जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वही मतलब नभचर कहलाते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं एरियल। तो एरियल जो बर्ड्स हैं उसमें आपका कबूतर है, तोता है, मैना है ना, ये जो उड़ने वाले। और उड़नहीन मैंने बताया कि शतुरमुर्ग और कीवी पक्षी तो है लेकिन वो उड़नहीन है, फ्लाइटलेस बर्ड है, तो वो यहाँ बिलोंगिंग नहीं करेंगे, नभचर नहीं होंगे। क्लियर। छलांग लगाने वाले जिनको अर्बोरियल कहते हैं अंग्रेजी में, अर्बोरियल। तो अर्बोरियल का मतलब होता है छलांग लगाने वाले। जो ऐप है, लंगूर है, वो छलांग लगाता है, मंकी है, और उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो सब अर्बोरियल है। कि वो जन्म तो स्थल पे ले रहे हैं लेकिन वो अपना एक पेड़ से दूसरा, एक दीवार से दूसरी दीवार। फिर आता है पोषण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। जो हमारे संसार के समस्त जीव हैं, प्राणी है, उनको पोषण के आधार पे 3 मेजर भागों में, बल्कि 4 भी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी को अंग्रेजी में बोलते हैं हर्बीवोर्स, या मांसाहारी को कार्निवोर्स, सर्वाहारी को ओमनिवोर्स, और परजीवी में पैरासिटिक। अब जो शाकाहारी है, जो मतलब ग्रास ईटिंग है, प्लांट ईटिंग है, यानी कि जो साग भाजी पेड़ पौधे को खाते हैं वो सब प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। तो शुद्ध शाकाहारी को आपको नाम याद रखना, हम आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे। तो शुद्ध शाकाहारी में खरगोश घास फूस गाजर इन्वर्टर जो भी मतलब सब्जियां वनस्पति के अलावा कुछ नहीं खाता है। हिरण वो भी वनस्पति के अलावा कुछ भी नहीं खाता है। हाथी वनस्पति मतलब जो उससे बने हुए रोटी आटा उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता है। चींटी भी सहन नहीं होती उसको। तो ये शाकाहारी है। मानव को भी शाकाहारी का दर्जा है लेकिन अब वो विवाद में है। मांसाहारी जो फ्लेश ईटिंग है, जैसे आपका लॉयन है, शेर, लियोपोर्ड तेंदुआ, टाइगर, पैंथर, जितने भी जो ऐसे एनिमल है वो सब किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं। और सर्वाहारी में वैसे तो भालू है प्रेस्क्राइब। तो भालू क्या होता है? दूध और रोटी से भी रह जाता है और उसको मीट मिल जाए उसको भी खा लेता है, तो वो ओमनीवोरस है। लेकिन अब यहाँ आजकल विसंगतियों के रूप में मतलब जो है कुत्ता भी ओमनीवोरस बना दिया गया, लेकिन कुत्ते के जो दांत है वो मांसाहारी के अनुकूल है। तो वहां कंडीशन को देखना आपको कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, उसके आधार पर निर्णय लेना। कभी कभी क्या होता है जैसे बिल्ली है वो मांसाहारी है लेकिन अब वो दूध और रोटी पे अपन रखते हैं तो उसको अपन अब थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन वहां कंडीशन को देखना। बस बार कंडीशन में सर्वाहारी नहीं हो तो मांसाहारी पे तो राइट करना ही आपको। परजीवी पे जो डिपेंड अदर एनिमल्स, वो आपने टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक सब पढ़े अपन ने, तो वो यहाँ मैंने दे दिया है। तो ये पोषण के आधार पर करता। फिर आता उत्सर्जन के, भाई जिसका पोषण होता है तो पाचन और उत्सर्जन, ये भी मैं बोल चुका हूं मेटल। तो उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण में जंतुओं को 3 मुख्य भागों में बांटा। अमीनोटेलिक जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम यूग्लिना, ये क्या है कि जो उत्सर्जन करते हैं वो अमोनिया का करते हैं, इसलिए उनको अमीनोटेलिक कहा गया, अमीबा वगैरह है ना। यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें जो मैमल्स है, सारे मैमल्स, और जो हमारे एम्फीबियंस है, मेंढक वगैरह, वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको यूरियोटेलिक कहा गया है। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिकोटेलिक में जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल बोलते हैं। आपने देखा कि पक्षी कभी टॉयलेट कर देता अपने पर तो थोड़ा सा जलन सा महसूस होता है, यानी कि उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी एवीज है, पक्षी हैं, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं उनको। और जो हमारे सरीसृप हैं, रेंगने वाले सांप है, ये तो ये सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको यूरिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से विकास के आधार पर, पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर आज हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा। और उसको शुरू में जाना कि एरिस्टोटल महोदय ने समानता विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण दिया और उन्होंने बताया एनाइमा और मतलब जो है इनेमा। तो एनाइमा में तो कहा आरबीसी एब्सेंट होती है ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का में, इनेमा में कहा आरबीसी प्रेजेंट होती है ह्यूमन और फिश में। फिर मतलब जो है हमारे द्विनाम पद्धति का सर्वप्रथम गैस्पर्ड बाइन ने रचना की और उसका विस्तृत मतलब द्विनाम पद्धति का श्रेय सारा जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोस लिनमिलर 1717 काम किया और अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जो 10वां संस्करण का उल्लेख किया है ना, तो वो उसको ध्यान। पृष्ठवंशी को पढ़ा हमने आज, कोर्डेटा। पृष्ठवंशी को जो निम्न वर्ग था उनमें वो प्रोटोकोर्डेटा के फिर 3 क्लास थी, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, उसके उदाहरण जाने। फिर हमारा जो उच्च वर्ग है क्रेनिया बोलते हैं। पृष्ठवंशी में 2 भाग जो होता है ना, एक्रेनिया और क्रेनिया। तो क्रेनिया को वर्टिब्रेटा यानी संपूर्ण उच्च पृष्ठवंशी
और उसमें एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा, एग्नाथा में लैम्प्री टाइप जो एनिमल है, और नेथोस्टोमेटा को 5 क्लास में बांटा, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, हेबिज और मैमल। पिसीज को मैंने बताया था कि पिसीज जो होती है बॉड शेप्ड होते हैं, नौकाकार होता है मछलियां, टेल और फिन्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, हृदय जो है 2 चैम्बर्ड होता है। तो ये विशेषताएं हैं, मैंने उदाहरण बताए, स्कोलेडॉन कुत्ता मछली, इलेक्ट्रिक रेड टॉर्पीडो है ना, उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस दरियाओ घोड़ा, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स इसको बोलते हैं, काइमीरा, लेबियो, कॉर्क मछली लेबियो को। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के उदाहरण, क्योंकि आपने 6वीं में, 7वीं में, 9वीं में, 10वीं में जो साइंस पढ़ी है वहां इनके एग्जाम्पल कहीं न कहीं आपको अब वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसमें जो उदाहरण है वो आपको आने चाहिए। एम्फीबिया मैंने आपको बताया उभयचर होते हैं, उभयचर के अंदर शरीर द्विपार्श्व होता है, गद्दीदार पैर होते हैं, झिल्ली युक्त पश्चपाद होते हैं, हाथ के ऊपर की ओर होते हैं, है ना, अग्रपाद में गद्दियां होती है। उदाहरण था इथियोपी, सैलामेंडर, नेक्टुरस, मेंढक, टोड, हाइला, मेंढक, भारतीय मेंढक का नाम राणा टिग्रिला होता है। रेप्टिलिया जैसे सरीसर्प, क्रीपिंग, रेंगने वाले, बिल में रहने वाले, बिना बिल में रहने वाले, शरीर सिर धड़ पूंछ में, हेड टेल ट्रंक में होता है, सल्क पाए जाते हैं, निर्मोचन की क्रिया होती है, मॉल्टिंग जिसे बोलते हैं, कैचुली जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद के उदाहरण है कछुआ, टर्टिल, घरेलू छिपकली, गिरगिट, उड़न छिपकली, कोबरा, वाइपर, क्रेट, मगरमच्छ, है ना, घड़ियाल और एलिगेटर, है ना। इसके बाद एवी पक्षी वर्ग जो वार्म ब्लडेड होते हैं, हॉलो बोन्स आर फाउंड, विंग एंड वेदर, बीक पाई जाती, शतुरमुर्ग और कीवी पक्षी है, बाकी तोता, मैना, कबूतर, चील ये सब पक्षी हैं। मैमलिया, अकॉर्डिंग डेवलपमेंट मैमलिया को प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में बांटा। प्रोटोथीरिया का उदाहरण है डकबिल और प्लेटिपस, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्राणी, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, स्पाइनी एंड ईटर भी बोलते हैं एकिडना को, है ना। प्लेटिपस जो है सबसे आदि मतलब जो है मैमल है। मेटाथीरिया, ओपोसम और कंगारू 2 उदाहरण है। यूथीरिया, चमगादड़, ब्लू व्हेल और बाकी सब गाय, कुत्ता, मानव, घोड़ा ये सब आएंगे। आवास के आधार पर स्थलचर, उभयचर, नभचर और छलांग लगाने वाले। स्थलचर को अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उभयचर को एम्फीबियन बोलते हैं, नभचर को एरियल बोलते हैं, छलांग लगाने वाले आर्बोरियल। और हाथ पैर वाले में जो सब आगे जो हाथ पैर है इनकी छिपकली भी इसी में आएगी। बिना हाथ पैर में केवल सर्प आता है, सर्प जितनी भी प्रजातियां हैं। पोषण के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और उत्सर्जन के आधार पे अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। तो प्रिय विद्यार्थियों मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सबके कंसेप्ट मिल जाए। अब कुछ भी पूछे अपने को, सजीव जगत जो हमारा टॉपिक है और रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारे जंतुओं से आर्थिक लाभ क्या है, जंतुओं से हानिकारक क्या है, और फिर राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी सजीव जगत से इतने पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए आप उसका आंसर बड़े सरल और तुरंत प्रभाव से दे पाएंगे। तो यही तो पढ़ना है कंपटीशन के अंदर। जब हमको सब कुछ याद हो जाएगा, हमारे सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे, तो पेपर कैसा हो, हमें पेपर ही कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। अरे इंपॉर्टेंट मैंने आपको 99 बता दिया, 99 में से एक भी नहीं आया, 100 वाला आ गया। तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ के मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मतलब जो है कंटेंट पे मास्टरी करें, क्योंकि ये कंपटीशन अभी प्रतिस्पर्धात्मक युग है और इस प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर सर्वाधिक रूप से स्टूडेंट वही है जो कंटेंट को प्राप्त करके घोटे लगाता है, गुदड़ी का लाल बन जाता है। गोकत विद्या खोदत पानी जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, उस समय तो इतना जोर नहीं था, संसाधनों का अभाव जरूर था, लेकिन जो गुरु पढ़ाता था और चेले उसमें से अपने आईक्यू के आधार पे यथासंभव यथा योग्य सफल हो जाया करते। लेकिन अभी इतना भारी कंपटीशन है कि बहुत से बच्चे बेचारे तनावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले, मैं मेहनत कर रहा हूं, कर सकता हूं और करूं, लेकिन उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है। गाइड में गलत भी आता है, मैंने कई गाइड्स को देखा है कि वहां के ऊपर जो है कभी क्या लिखा और कभी क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के भ्रांतियों की जब चीज पढ़ोगे तो आपके जो ऑथर से प्रेस्क्राइब बुक्स है, जो वर्षों तक हमारा अनुभव है, मैं 1988 का ग्रेजुएट हूँ बीएससी का, तो मुझे पता है कि उस समय हम 9th क्लास में हमारी जो है ऑप्शनल बायोलॉजी की साइंस होती थी, उसमें आजकल क्या होता है 11th-12th में सब्जेक्ट ले जाते हैं, और हम 9th क्लास में जब ऑप्शनल साइंस थी तो उसमें रामायण के समान बड़ी बड़ी किताबें जो जीव विज्ञान की आज भी मेरे पास उपलब्ध है, तो उनमें जो चीजें सटीक लिखी हुई है, सत्य लिखा हुआ है, उसको आज हमारे पास हमने आत्मसात कर रखा और वो ज्ञान आपको हम बांटने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो फिर